खनिज प्रक्रिया क्या है। आज हम अध्याय 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण दशम की भूगोल के इस विषय में मैं थैलेश साहू एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। और आइए हम जानने का प्रयास करें कि आखिर ये जो खनन प्रक्रिया है वो क्या है। तो बच्चों कल हमने जहाँ पढ़ा है उसी के आगे अपने पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 39 निकालिएगा 3-9 और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। खनन प्रक्रिया क्या है, किन किन जगहों पर किस तरह की खनिज का कितना जमाव है, निक्षेप है, भूवैज्ञानिक। आज इसका सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह देश व राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का कार्य करते हैं। केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्टों के माध्यम से सरकार ऐसे खनिज निक्षेपित भूमियों की नीलामी करती है। नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियां हिस्सा लेती है। प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका या लीज कहते हैं, उसी को बच्चों लीज मिलता है, उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है। अभिप्राय क्या है, खनन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों कहाँ पर खनिज पदार्थ हैं। अब खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो भूगर्भ में पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और जब जमीन के अंदर पाए जाते हैं तो उसको वैज्ञानिकों के द्वारा, मशीनों के द्वारा विविध उनके तरीके हैं और उसके माध्यम से ये प्रयास किया जाता है, उसको पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि आखिर खनिज पदार्थ कहाँ पर हैं और खनिज पदार्थ है तो उसको निकाला कैसे जाए, वहाँ कौन से प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम खनन प्रक्रिया कहते हैं। अब खनन प्रक्रिया के अंतर्गत जब उसका पता चलता है तो उसकी क्या की जाती है, सरकार द्वारा इसे नीलामी कर दी जाती है। और नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियां हिस्सा लेती है और ये कंपनियां क्या करती है, वो उस जो खनिज पदार्थ हैं उसकी खुदाई का टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं, जिसको कहते हैं लीज कहते हैं। तो उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है। मतलब वो टेंडर लिया है, लीज लिया या ठेका लिया है तो उसको खनन करना, उसको निकालना, ये उसका कार्य होता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करें कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग। विश्व में भैया बहनों 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। ये सभी खनिज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भारत में खनन एवं खनिज विकास विनियमन एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में बांटा गया है। बच्चों आज जो खनिज है, मैं एक बात कहूँ, जिस देश के पास जितनी ज़्यादा खनिज के भंडार होंगे बच्चों, वह देश उतना ही संपन्न होगा, आर्थिक विकास होगा और उस देश का विकास बहुत तीव्रता से होगा। आज हम विकसित देशों की जो बात करते हैं बच्चों, 3 श्रेणी की बात करते हैं, विकसित देश, विकासशील और अल्प विकसित। हमारा देश कहाँ पर है, तो हमारा देश द्वितीय श्रेणी का है। हमारा देश विकासशील है, पहले से विकास तो हुआ है मगर अभी भी विकास की आवश्यकताएं और संभावनाएं हैं, इसलिए विकासशील। पर जहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत अधिक पाए जाते हैं उस देश का विकास तीव्रता से होता है। और ऐसे बहुत सारे जो देश हैं वो आज विकसित देशों की श्रेणी में आता है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ये सब विकसित श्रेणी के देश हैं बच्चों और इनके पास खनिजों के भंडार हैं। आइए आखिर ये खनिजों को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भाग क्या है, पहला कहता है परमाणु खनिज। अब बच्चों परमाणु खनिज क्या है, तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम। बच्चों ये परमाणु खनिज में यूरेनियम और थोरियम की जो बात करते हैं, ये ऊर्जा के कार्य तो देता है मगर ये तीव्रतापूर्ण विस्फोटक कार्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमने सुना होगा बम बारूद, गोला बारूद बनाना है ना, फटाके जो बनते हैं उसमें यूरेनियम, थोरियम, ये परमाणु खनिजों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है बच्चों। फिर दूसरी बात ऊर्जा खनिज, जिससे ऊर्जा मिले माने क्या, ताकत, शक्ति। तो कोयला, आज देखते हैं पहले रेलगाड़ियां कोयला से चलाई जाती थी, है ना, भाप कोयला, भाप इंजन का नाम आप जानते हैं। तो कोयला यह भी ऊर्जा खनिज कहलाता है। फिर खनिज तेल, तो खनिज तेल में क्या, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी क्या है, खनिज तेल कहलाते हैं। ये भी हमारे ऊर्जा, आज हम बाइक चलाते हैं या दोपहिया या ट्रेन या एरोप्लेन, जिन भी वाहनों की हम बात करें बच्चों, तो खनिज तेल से संचालित हो रहा है। तो खनिज तेल से संचालित होता है, या तो उसको डीजल लगेगा या पेट्रोल लगेगा या केरोसिन की आवश्यकता है। तो ये भी ऊर्जा खनिज कहलाता है।
फिर तीसरा प्राकृतिक गैस। आपने अपने घरों में आप जानते होंगे, आपके घरों में सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या रहता है बच्चों, गैस भरा रहता है। आखिर वो क्या है, वो प्राकृतिक गैस है, तो यह भी ईंधन का कारण आता है। तो ये जो प्राकृतिक गैस है अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांशतः जहाँ पर कोयला या खनिज तेल के भंडार होते हैं उसके आसपास ही प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि खनिज तेल अंदर जमीन के अंदर जब गर्म होता है तो उसका वाष्पीकरण होता है तो वह प्राकृतिक गैस के रूप में बदल जाता है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक वैसे ही कोयला या खनिज तेल जहां पर होते हैं और वहीं पर ही प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। बच्चों फिर तीसरा देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के बारे में मैंने कल आपको एक बात बताई थी, आप मेरा कल का वीडियो अवश्य देखिएगा अगर इस बात को ठीक से समझना है। धात्विक खनिज में ये होता है बच्चों, जिसे कूटने पर या पीटने पर, जिसमें तन्यता फैलने का गुण हो, जिसमें चमकने का गुण होता है ना, जिसको कूटने या पीटने पर तन्यता का गुण होता है, चमकने का गुण होता है, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, आप उसको कूटेंगे पीटेंगे तो चूरा चूरा नहीं होगा कोयले की तरह, ये बल्कि तनेगा, तन्यता माने फैलना। फिर ज़्यादा बार बार जब उसको कुटाई या पिटाई की जाए तो चमकने लगता है, ठीक है। फिर बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि ये सभी धात्विक खनिज के दायरे में आता है बच्चों। उसके बाद हम चौथा बात देखते हैं, गौण या अधात्विक खनिज। सीधी सी बात है, जिसमें धातु की मात्रा ना हो वो अधात्विक खनिज कहलाता है। अब अधात्विक में मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे पदार्थ जिसको कूटने या पीटने पर जिसमें तन्यता का गुण ना हो, जो चमकता नहीं है बल्कि वो टुकड़े टुकड़े होता है, टूट जाता है, उसके चूरे चूरे हो जाते हैं, उसे अधात्विक, उसमें धात्विक गुण नहीं होता है, इसलिए उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे भवन निर्माण कार्य में आने वाले खनिज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर, क्या इसको हम कूटेंगे पीटेंगे तो ऐसा चमकता है क्या, या ये फैलता है क्या, तनने का गुण है क्या? नहीं, इसलिए इसे गौण या अधात्विक खनिज के दायरे में रखा गया है। तो बच्चों खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को दो वर्ग में बांटा जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी दो उपवर्गों में फिर बांटा गया है। ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है वह लौह अयस्क कहलाता है, जैसे मैंगनीज, क्रोमाइट, पैराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट। इसमें लोहे की मात्रा होती है बच्चों, इसलिए इसे लौह अयस्क की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश नहीं होता है, जैसे सोना या चांदी, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम अधात्विक खनिज है ना। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। कहने का अभिप्राय मैंने आपको बताया कि जिसमें धात्विक गुण होता है तो उसे कूटने या पीटने पर वो चमकता है, तन्यता या फैलने का गुण होता है, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जिसको कूटने या पीटने पर तन्यता का गुण, फैलने का गुण नहीं होता है तथा वह चमकता नहीं है, और जो टुकड़े टुकड़े या चूरे हो जाते हैं उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। बच्चों आइए हम आगे के कालखंड में खनिजों का वितरण जानना चाहेंगे। तो भारत में प्रमुख खनिज संसाधन क्या क्या खनिज संसाधन है? तो हमारे यहाँ लौह अयस्क का भंडार है, कोयला, क्रोमाइट, मैंगनीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि। बच्चों हमारे भारत में लगभग विश्व में पाए जाने वाले अधिकांश प्रकार की खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ बहुत से खनिज पदार्थ बहुत कम हैं, पर फिर भी लगभग सभी प्रकार के खनिज पदार्थ हमारी भारत की भूमि में, भूगर्भ में पाया गया है। और भारत खनिजों के मामले में एक ऐसा देश है जहां लगभग सभी प्रकार की खनिज संपदाओं का भंडार है। प्यारे बच्चों, कल के कालखंड में हम बहुत विस्तार से आखिर जानेंगे लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क का भंडार कितना है, इसका उपयोग क्या है और कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, उनके अलग अलग प्रकार क्यों हैं, तो उसके गुण धर्म क्या है, ये पूरी बात कल की वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्यारे बच्चों, समय सारणी घोषित कर दिया गया है, उसमें जो सूचना और निर्देश दिया गया है उसका ठीक से अवलोकन करें और परीक्षा की तैयारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह कालखंड समाप्त होता है। धन्यवाद।